हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए लेके जो ई कॉमर्स की हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई थी बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वालों के लिए। सेकंड यूनिट का चैप्टर 1 जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में, आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट और पहली यूनिट जो मैं पहली यूनिट में करा चुका हूँ और आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर ई कॉमर्स के नाम से। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले साइड में आके वो देख भी सकते हैं, है ना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से फॉलो कर लेना। और दोस्तों, अगर आपने खबरी ऐप पे फॉलो नहीं किया जहाँ पे डेली के करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, हम डेली की एक करंट अफेयर क्लास आती है 8 से 10 मिनट की ऑडियो फॉर्मेट में, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। बस आपको अपने ईयरफोन लगाने और स्टार्ट करनी है और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सुन लेने हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दोस्तों, और क्या बात करते हैं अपने आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के बारे में। देखिए, समडे इज़ नॉट अ डे ऑफ द वीक। दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात लिखी है, बहुत ही डीप मीनिंग है। देखिए कि बहुत लोग दोस्तों आपने देखे होंगे कि उनसे कुछ काम करने की जो बोलिए तो वो क्या बोलते हैं, समडे, यानी कि करेंगे किसी दिन। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा, आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना है, आप क्या चलिए यार पढ़ लेंगे किसी दिन समडे। तो समडे तो आता ही नहीं। हफ्ते में हमारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होते हैं, समडे तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए जो करना है आज कीजिए। मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है, मैं मोस्टली मैंने 2-3 वीडियो में बोला भी है कि आपने मूवी देखी होगी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसके अंदर इमरान हाशमी जी का एक आपका डायलॉग है कि अगर मैंने अपना आज का काम कल पे छोड़ दिया तो मेरा आज बुरा मान जाएगा। इससे की मतलब दोस्तों कि अपना कोई भी काम कल पे मत छोड़िए, जो आज का काम है आज ही ख़त्म कर डालिए। इसलिए आप भी ये वाले बंदे ना बनिए कि करेंगे कब, समडे, क्योंकि समडे तो आता ही नहीं मेरे भाई, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार चैप्टर लेसन 1 पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ईपीएस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको इसका 5वां पॉइंट था, 5वां पार्ट था, डेबिट कार्ड पढ़ाया था। उसके अंदर दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, जो भूल गया उस दिन बताना, कि दोस्तों पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ही आता है 1 नंबर में कि बताइए चेक कार्ड किसे कहते हैं, कि हम चेक कार्ड किसे कहते हैं, चेक कार्ड। तो दोस्तों, डेबिट कार्ड का ही दूसरा नाम क्या है, चेक कार्ड। डेबिट कार्ड का ही दूसरा नाम क्या है, चेक कार्ड। या आपसे उल्टा ही पूछ सकते हैं कि बताइए डेबिट कार्ड का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है, चेक कार्ड। तो ये याद रखना, लिख लेना कि डेबिट कार्ड का दूसरा नाम चेक कार्ड है और चेक कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड एक चेक की तरह रूप में काम करता है तुरंत ट्रांजेक्शन करने के लिए, है ना। अब दोस्तों देखिए आज का टॉपिक पहले हमारा एडवांटेजेस ऑफ ईपीएस। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे सारे डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा है, सारी चीज़ें आ नहीं पाएंगी, इसलिए मैं आपको सारी बात डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे आपको नोट भी प्रोवाइड कर दूँगा, सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं आपकी। बस मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ईजी वे में समझा रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि भाई ये है, आप बना के भी कर सकते हैं, है ना। वह जरूरी नहीं कि आपको इसकी लैंग्वेज चाहिए, आप बना के भी कर सकते हैं, बस आपको टॉपिक आना चाहिए, टॉपिक होता क्या है। तो टॉपिक हम समझाएंगे आपको कि टॉपिक होता क्या है। देखिए, एडवांटेज ऑफ ईपीएस, डिक्रीजिंग टेक्नोलॉजी कॉस्ट, कि भैया एडवांटेज क्या क्या है ईपीएस के। ईपीएस का पहला एडवांटेज दोस्तों कि ये डिक्रीज करता है किसकी, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को। टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। पहला एडवांटेज दोस्तों इसका है ना। दूसरा दोस्तों क्या है, रिड्यूस ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, और ऑपरेशनल और प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी कम करता है। कैसे दोस्तों, देखिए टेक्नोलॉजी कॉस्ट को ऐसे, देखिए अब ईपीएस आ गया तो अब घर बैठे ही फ़ोन से अपनी बैंकिंग कर रहे हैं, है ना। अब दोस्तों घर बैठे अब बैंकिंग कर रहे हैं, आप ब्रांच जा ही नहीं रहे तो बैंक क्यों खोलेगा, ज़्यादा ब्रांच नहीं खोलेगा, ठीक है। ज़्यादा ब्रांच खोलेगा तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट में कमी आई। दूसरा ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए अब नई ब्रांच खोलेगा
तो नई ब्रांच में उसे नए लोग चाहिए, नया मैनेजर चाहिए, नए काम करने वाले लोग चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, है ना। तो ये वो उसकी कॉस्ट कौन सी होगी, इसकी ऑपरेशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट, कि वहाँ लगाएगा, स्टेबलाइज करेगा तो वहाँ खर्चा आएगा ना, तो वो भी उसकी बच गई। क्यों? क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया ना, ऑनलाइन सब बंदे आ गए, तो बैंक की ब्रांच तो वो ज़्यादा नहीं, रेयरली किसी काम से कोई जाता होगा, वरना मोस्टली कोई नहीं आता, है ना। और तीसरा क्या है, इंक्रीजिंग ऑनलाइन कॉमर्स, और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कॉमर्स को बढ़ावा मिल गया। तो आपको दोस्तों देखिए, मैंने क्या बताया कि भले मैं आपको डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे भी लिख सकते हैं, और बाकी आपका पेपर आराम से हो जाएगा। अगर आपका हिंदी मीडियम में करोगे आप तो बिल्कुल सिंपल, जो बोल रहा हूँ आपने वो अगर लिख दिया तो पूरे नंबर, है ना। तो इसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोबारा बोलता हूँ एक बार, टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है दोस्तों? टेक्नोलॉजी कॉस्ट का मतलब होता है तकनीकी, आपका खर्च बोल सकते हैं, कॉस्ट, लागत। दोस्तों देखिए टेक्नोलॉजी कॉस्ट में क्या था आपका, कि जो उसकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट है वो कम हो गई। क्योंकि देखिए अब जब आप बैंक की ब्रांच में जाएंगे ही नहीं तो नई ब्रांच खुलेंगी ही नहीं, तो वहाँ नई ब्रांच खुलती तो वहाँ टेक्नोलॉजी लगती, कंप्यूटर लगते, सिस्टम लगते, तो कॉस्ट बची। दूसरी ऑपरेशनल एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रोसेसिंग मतलब काम करने की कॉस्ट, ऑपरेशन लगाने की कॉस्ट। अब भैया नई ब्रांच खोलते तो नए लोग चाहिए, नए कर्मचारी चाहिए, नया मैनेजर चाहिए, नया सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उनकी सैलरी देनी पड़ती, तो वो सारी कॉस्ट बची। अगली ऑनलाइन कॉमर्स, दूसरा ऑनलाइन कॉमर्स और प्रमोट हुआ। देखिए अगर बैंक फिजिकल मोड से चलता हो तो ब्रांच अगर खोलता तो एक एरिया में खोलता तो एक एरिया तक ही उसकी पकड़ होती, लेकिन अब जब वो ऑनलाइन फॉर्म में आ गया तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी कोने का इंसान इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे बैंक की जो आपकी रीच थी वो रीच भी अनलिमिटेड हो गई, बैंक की रीच भी आपकी हर जगह फैल गई, है ना। अब दोस्तों देखिए अगला पॉइंट देखिए, हाँ प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटिंग ईपीएस। दोस्तों मैं यहाँ पढ़ा इसके एडवांटेजेस, अब यहाँ पढ़ेंगे इसकी प्रॉब्लम कि भैया इम्प्लीमेंटेशन मतलब ईपीएस को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहला अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन। दोस्तों देखिए आपको पता है हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। अब अगर आपको ईपीएस इतने फ़ायदे दे रहा है तो कुछ नुकसान भी तो उसके होंगे। अब नुकसान क्या दोस्तों, देखिए अब आपका फ़ोन है, अब बैंक को कैसे मालूम चलेगा कि आपके फ़ोन से आप ही पेमेंट कर रहे हो, आप ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या आप ही आपके फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो पहला तो ये हो गया कि ऑनलाइन का, फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन चोरी हो गया तो कोई और बंदा आपके बैंक से खिलवाड़ कर सकता है। ऐसे दोस्तों देखिए फिजिकल मोड में क्या था, आपको अगर बैंक से पैसे निकालने हैं ना, बैंक में आपको ही जाना पड़ेगा, वो जो पर्ची मिलती है उस पर आपके ही साइन चलेंगे तब आपका पैसा निकलेगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि भैया आपको बस अपना फ़ोन लेना है, जितने पैसे निकालने हैं भेजने बस उसे टाइप करके पिन डालनी है और चले आएंगे। यहाँ बैंक आपको देख थोड़ी आप ही हो या कोई और है ना। तो इसका क्या हुआ, इसका डिमेरिट हुआ, इसका नुकसान हुआ कि अनऑथराइज कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन कर सकता है, अब बैंक को थोड़ी पता चलेगा कि कौन कर रहा है। दूसरा कस्टमर फ्रॉड। भाई कस्टमर के साथ फ्रॉड भी बहुत सारे होते हैं। कस्टमर के फ्रॉड क्या होते हैं, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड दोस्तों कितने सारे हो रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में आया था, आपको पता है फास्टैग जानते हो ना, फास्टैग आपने टैग देखो कार्स के आगे लगा होता है, मतलब कार्स के फ्रंट मिरर पे। क्यों? क्योंकि जो टोल टैक्स कटता है, तो गवर्नमेंट ने ये नया रूल कर दिया कि फास्टैग में क्या होगा कि आपको वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे एक मशीन होगी जो स्कैन कर लेगी आपके फास्टैग के पास एक बार कोड सा लगा होता है लाइन वाला, उसको स्कैन कर लेगी और आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब एक स्कैम ये आया था कि जो आपने देखा हो रोड पे लोग जो गाड़ी के शीशे साफ़ करते हैं, गाड़ी साफ़ करते हैं ना, वो लोग हाथ में वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच, और जैसे ही वो स्मार्ट वॉच आपके फास्टैग के आगे लाएंगे वो स्कैन कर लेंगे और आपका पैसा कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक फ्रॉड हुआ ना। तो इससे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कस्टमर संग फ्रॉड, कि कस्टमर के संग फ्रॉड भी हो रहा है। तो ये हो गया दोस्तों आपका डिमेरिट। आगे देखिए अगला टॉपिक दोस्तों हमारा रिस्क एसोसिएटेड विद ईपीएस, कि भैया अब ईपीएस के अंदर कौन कौन से रिस्क हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका कौन था, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क दोस्तों अगर देखा जाए तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए आपका बैंक है, ठीक है, अब बैंक आपकी सारी डिटेल ले रहा है, ठीक है, डिटेल ले रहा है, अब अपने सिस्टम में रख रहा है। अब भाई साहब उसका सिस्टम को हैक कर ले, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन हैकर भी आ गए। हैकर तो एक बीमारी है, जहाँ ऑनलाइन वहाँ बीमारी है, हैकर नाम की आ जाती है। तो मान लीजिए अगर बैंक के सिस्टम को हैकर ने हैक कर लिया तो आपकी डिटेल भी चली गई, आपका सारा पर्सनल डाटा भी चला गया, है ना। तो ऑपरेशनल रिस्क है बैंक के उस पर कि भैया अगर आप बैंक का कोई सिस्टम हैक हो गया, कुछ हो गया, तो आपका सारा डाटा चला जाएगा, है ना। तो ये ईपीएस यहाँ पर नुकसान दे गया। अब वैसे क्या था, वैसे तो भैया पहले क्या होता था, आपको एक फॉर्म दे देते थे, फॉर्म अपने फिल किया, फॉर्म उसने अपने पास रख लिया, फॉर्म थोड़ी को ले जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या है, अब सारी जो फिल हो रही है डाटा आपके वो हो रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे, और पोर्टल को अगर किसी हैकर ने हैक कर लिया तो सारा डाटा आपका लीक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेशनल रिस्क।
दूसरा दोस्तों अगर आप देखें तो दूसरा हमारा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में दोस्तों क्या, देखिए मान लीजिए आपको बैंक से लोन चाहिए, तो पहले क्या था, आप बैंक गए, आपने बैंक में अपनी डिटेल जमा कराई, बैंक से बोला और बैंक ने आपको लोन दिया। बैंक आपको जानता है, ठीक है, आपको भैया लोन देगा, उसके बदले में कुछ ले लेगा, ठीक है। अब क्या है, अब उसको ऑनलाइन कोई बंदा बैंक को अप्लाई कर रहा है लोन के लिए, बैंक ने लोन दे दिया, अब बैंक ने उसे देखा तो है नहीं, फेस टू फेस मिला तो है नहीं, तो रिस्क तो है ना कि यहाँ बैंक ने उसे लोन दे दिया, कल को लोन लेके भाग जाए तो क्या कर लेगा बैंक, है ना। और आजकल तो बैंक देते भी इसलिए कि भैया हमारा प्रमोशन हो और लोग हमारे बैंक में आए, है ना, बैंक वाले भी लालची हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट रिस्क हो जाता है उनके संग। और तीसरा लीगल रिस्क का दोस्तों जानते हैं, अगर बैंक ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया तो फिर तो सरकार है, फिर तो लीगल रिस्क, वही केस वेस होंगे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे क्या होगा, लीगल रिस्क हो गए, आप पे धाराएँ लग जाएंगी वगैरह, है ना। तो समझ में आया दोस्तों। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि भाई आपके डाटा वाटा इनसिक्योर है। दूसरा क्रेडिट रिस्क में ऑनलाइन क्रेडिट ले तो लिया लेकिन आपको अच्छे से जानते नहीं है, तो हो सकता है फ्रॉड हो जाए। और तीसरा लीगल रिस्क, अगर आप बैंक ने अच्छे से काम नहीं किया ऑनलाइन तरीके से, जो देखो हर चीज़ की गाइडलाइंस होती है सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है आरबीआई ने बैंकों के लिए कि बैंक अगर कोई ऑनलाइन है तो उसे यही सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो गाइडलाइंस कोई भी बैंक फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ आरबीआई आपका डिसीजन ले सकती है, या उसके खिलाफ आरबीआई केस वेस देख सकते हैं, है ना, एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों ये हमने बात करी इसके एडवांटेजेस की, इसकी प्रॉब्लम्स की और इसके रिस्क की। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। तो देखते हैं अगला टॉपिक हमारा रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस, ये मैनेजमेंट लिखा, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस फॉर ई पेमेंट। अब दोस्तों देखिए, आपने पता लगा लिया कि इतने तरह का रिस्क होते हैं, तो भैया उसके ऊपर भैया कार्यवाही भी तो होगी, उन रिस्क को कैसे टैकल किया जाएगा वो भी तो सोचेंगे, है ना। तो देखिए पहला है असेसिंग रिस्क। सबसे पहले दोस्तों बात होती है कि रिस्क का पता लगाएंगे, रिस्क है कैसा और इसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। रिस्क कहाँ से, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो कौन सा वाला है, हैकर ने हैक किया है या डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो रही है, क्या है। वो मैनेजमेंट का एक बोर्ड बैठेगा और पता लगाया कि असेसिंग रिस्क की रिस्क है कौन सा भैया, है ना, जिससे हम कैसे बच सकते हैं। रिस्क पता लगा लिया, फिर होगा मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क। अब उस रिस्क को दोस्तों मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा कि इसको भैया ख़त्म कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, देखिए मान लीजिए आपका घर में एक फ्रिज है, आपका घर का फ्रिज है वो चलते चलते बंद हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, खुद घर में देखेंगे कि भैया क्या है, उसे टटोलेंगे मटोलेंगे, देखेंगे भैया खराबी क्या है। आपने पता लगा लिया कि भैया इसकी खराबी ये है कि इसकी फ्रिज की पीछे का कोई तार टूट गया है, तो आपने रिस्क पता लगा लिया कि भैया इसका तार टूट गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब दोस्तों आप करेंगे मैनेजिंग एंड कंट्रोल रिस्क की, उससे आप कैसे रिस्क को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, फिर इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। आप अगर खुद कर पाएंगे तो आप खुद जोड़ लेंगे, वरना किसी रिपेयर वाले को बुलाएंगे और ठीक करा लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही कि मैनेजमेंट का बोर्ड बैठेगा, मान लीजिए पहले सबने पता किया कि रिस्क था क्या, फिर जो बोर्ड बैठेगा वो बात करेगा, बैंक वालों का जो बोर्ड होता है कि भैया हाँ रिस्क को ख़त्म कैसे करना है, इसको टैकल कैसे करना है, फिर चर्चा होगी, फिर कोई डिसीजन निकाला जाएगा और रिस्क को ख़त्म किया जाएगा। मान लीजिए किसी हैकर ने हैक कर लिया, तो उस साइट को जो हैक कीजिए वो पहले उसे नॉर्मल मिला के उसे और सिक्योरिटी लगा दी जाएगी उसके ऊपर, जिससे कि कोई हैक ना कर पाए, मतलब उसे और एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा अच्छे से, है ना। उसका क्या होगा, ऐसे दोस्तों मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ, एनक्रिप्ट का मतलब होता है तरह से मान लीजिए लॉक कर देना। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। देखिए मॉनिटरिंग रिस्क, अब दोस्तों आप ठीक करते हैं, अब आप उसे मॉनिटर करेंगे कि अब आप देखेंगे सही चल रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने फ्रिज का तार लगा के ठीक कर दिया, तो अब बैठ के देखेंगे कि चला के स्विच कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना। तो सेम ऐसे ही आपने एक बार पहले क्या करा, रिस्क का पता लगाया, फिर उसको ठीक किया और आप उसे चेक कर रहे हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप अपने सोल की बुक में देखेंगे तो वहाँ भी टॉपिक सारे बुक वाले ही हैं आपके, ठीक है, लेकिन मैं आपको उसे कम से कम शब्दों में अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे आप भूले ना, ठीक है ना। पहला क्या था असेसिंग रिस्क, दूसरा क्या था मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क और तीसरा क्या था मॉनिटरिंग रिस्क, ठीक। अब सब अपना लास्ट टॉपिक देते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आइडेंटिफिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पेमेंट इंटीग्रिटी। अब दोस्तों देखिए सारी गलती बैंक वालों की तो नहीं होती, थोड़ा ध्यान कस्टमर को भी रखना चाहिए। तो यहाँ जो बात है, यहाँ पहला पॉइंट कहता है कि भैया कस्टमर जिसे भी पेमेंट कर रहा है पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर ले कि सामने वाला बंदा वही है ना जिसे उसे पेमेंट करना है। सबसे पहले क्या कर ले, उसकी अच्छे से आपकी जांच पड़ताल कर ले कि जिसे उसे पेमेंट करने वाला बंदा वही है। उसके बाद अपना डाटा आपस में शेयर करे, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करें। और तीसरी अगर दोस्तों बात करें तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली, उसके बारे में पता कर लिया, उसके बाद आराम से अपनी पेमेंट
कर दे। तो हमें उसके बारे में आइडेंटिफाई करना है, अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी पता कर लेनी है और फिर पेमेंट इंटीग्रिटी कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जिसे आप भेज रहे वही है, फिर पूरा कॉन्फिडेंस हो लीजिए कि हाँ वही बंदा है ना, चेक कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये वाला चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2 का। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट रहा हो आप कमेंट बॉक्स में अच्छे से हमसे पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के साथ, यूनिट 2 की, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।